ईरान पर 3000 सालों में यूनानियों ने हमला किया, अरबों ने फतह किया, तुर्कों ने राज किया और मंगोलों ने तबाही मचाई। कभी कभी ये सब एक से ज़्यादा बार हुआ। किसी भी सभ्यता के लिए इतने झटके झेलने के बाद बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन ईरान ने यह असंभव काम करके दिखाया है। उसकी भाषा जिंदा रही, उसकी पहचान बदलती रही पर मिटी नहीं, और हर बार किसी विजेता ने उसे जीता। ईरान ने उल्टा उसी विजेता को अपने रंग में रंग दिया। ये कहानी है फारस के ईरान बनने की। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों से जुड़ा हमारा शो दास्तान। फारस का नाम मशहूर होने से बहुत पहले ईरानी पठार से एक कहानी शुरू होती है। ज़मीन ऐसी लगती है जैसे प्रकृति खुद इसे एक किला बना दिया हो। पश्चिम में जाग्रेस पहाड़ों की लंबी श्रृंखला, उत्तर में अल्ब्रोज पर्वत फैले हुए हैं और बीच में बड़े बड़े नमक के रेगिस्तान और सूखे मैदान। करीब 10 लाख वर्ग मील में फैला ये पठार पहाड़ों, मैदानों और सूखी ज़मीन का एक अनोखा मिश्रण है। जहाँ भी पहाड़ों की तलहटी से पानी मिलता, वहीं जिंदगी पनपती और ये सभ्यताएं जन्म लेती। ये भूगोल केवल एक पृष्ठभूमि नहीं था, ये मानव नियति थी। ईरानी पठार प्राचीन दुनिया के बीचों बीच एक चौराहे पर खड़ा था। पश्चिम में मेसोपोटामिया और पूर्व मध्य एशिया, और साथ में उसके आगे भारतीय उपमहाद्वीप। यहाँ जन्म लेने वाली किसी भी सभ्यता को दुनिया की बड़ी हलचलों का सामना करना ही पड़ा। सबसे पहले स्थायी बस्तियां हजारों साल पहले दक्षिण पश्चिमी ईरान की उपजाऊ जमीन पर बनी। यहीं उभरी एक ऐसी सभ्यता जिसे इतिहास अक्सर भूल जाता है, एलाम। लगभग 3000 ईसा पूर्व तक एलमाइट लोगों ने एक विकसित समाज खड़ा कर लिया था, जिसका केंद्र था शहर सूसा। यहाँ मंदिर, प्रशासनिक इमारतें, व्यस्त व्यापारिक नेटवर्क थे। एलाम की लिपि, कला और राजनीतिक व्यवस्था उसे सुमेर और बेबीलोन जैसी बड़ी सभ्यताओं के बराबर खड़ा करती थी। सूसा शहर हजारों साल तक अलग अलग साम्राज्यों के अधीन आता रहा, पर पूरी तरह कभी नहीं मिटा। फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद मध्य एशिया के मैदानों में अर्ध घुमंतु कबीले दक्षिण और पश्चिमी की ओर बढ़ने लगे। ये थे इंडो ईरानी लोग, जिन्हें बाद में आर्य कहा गया। एक शब्द जिसका मतलब उनकी भाषा में श्रेष्ठ था। वो अपने साथ घोड़े लाए, नए तरह की मिट्टी और बर्तन लाए, आग के प्रति खास श्रद्धा लाए, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक बनने वाली थी। धीरे धीरे 2 बड़े समूह ईरानी पठार में बस गए। मीट्स उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में बस गए। आज के नक्शे में कहें तो हमदान के आसपास का इलाका, और पर्शियन थोड़ा पूर्व की ओर बस गए। वो परसा इसे कहते थे, जिसे बाद में यूनानी ने पर्शिया कहा। उस वक्त ये दोनों समूह कोई बड़ी ताकत नहीं थे, बस कबीलाई परिवार थे जो पशुपालन करते थे, रिश्तेदारी की अर्थव्यवस्था से चलते थे। असीरिया और बेबीलोन जैसे बड़े साम्राज्यों के सामने वो सिर्फ हंसिए के कबीले थे। कई पीढ़ियों तक मीट्स ईरानी पठार के उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में छोटे छोटे कबीलों की तरह रह रहे थे। उसमें भी ताकतवर अर्शेनिया साम्राज्य को कर चुकाना पड़ता था। लेकिन लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास एक कबीलाई नेता उभरा, जिसका नाम था डायोसिस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक डायोसिस एक बेहद चतुर नेता था। उससे पहले उसने जो खुद का वो पूरे कबीलाई में एक निष्पक्ष जज की तरह पेश किया, झगड़े सुलझाता था। फिर अचानक उसने दिमाग लगाया और झगड़े सुलझाने बंद कर दिए। फिर कबीलों में अराजकता फैलने लगी, मारपीट होने लगी, और लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें एक नेता की जरूरत है। उन्होंने डायोसिस को अपना राजा बना दिया। उसने एक बटाना नाम की राजधानी बनाई, जो बाद में हमदान के आसपास बताई जाती है। असली परिवर्तन आया डायोसिस के उत्तराधिकारी साई अक्सरीज के समय में, जिसने मेडियन सेना को एक पेशेवर अनुशासित शक्ति में बदल दिया। उसने असीरिया की कमजोरी को भांपा और बेबीलोन के राजा नैबोपालासार के साथ गठबंधन कर लिया। 612 ईसा पूर्व में दोनों ताकतों ने मिलकर अर्सीनिया की राजधानी निवनेन को घेर लिया और जलाकर राख कर दिया। सदियों तक पूर्व में आतंक फैलाने वाले अर्सीनिया साम्राज्य एक ही झटके में इतिहास में सिमट गया। इस जीत के बाद मेडिनियन साम्राज्य एनालिता से लेकर मध्य एशिया की सीमाओं तक फैल गया। शक्तिशाली, धनी और लगभग अजेय हो गया था। लेकिन इसी साम्राज्य के दक्षिण के एक हिस्से पे एक छोटा सा पर्शियन प्रांत था, और वहां एक युवा राजकुमार बड़ा हो रहा था, जिसका नाम था साइरस द ग्रेट।
साइरस अकैमेनिड वंश से था और उसका बचपन का थोड़ा समय मीडियन राजा एस्टाई चीज के दरबार में बीता था, जहां उसने सत्ता को बेहद करीब से देखा था। लगभग 1559 ईसा पूर्व साइरस पर्शियन राज के अंशान का राजा बना। शुरू में उसने कोई विद्रोह नहीं किया, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा। लगभग 1550 ईसा पूर्व में उसने विद्रोह कर दिया। मीडियन सेना के कई कमांडर पहले से ही एस्टाइन चीज से नाराज थे और युद्ध के दौरान पाला बदल गए। इस तरह मीडियन साम्राज्य आग खून नहीं बल्कि भीतर घात की खामोशी की वजह से टूट गया। साइरस ने एक असामान्य फैसला लिया। उसने मीड्स को नष्ट नहीं किया। मीड्स अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखने दिया और साइरस समझता था कि किसी साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करने से ज्यादा ताकतवर रणनीति है कि उसके भीतर अपनी सहमति बना लेना। अगला निशाना था पश्चिम का अमीर राज लीडिया, जिसका राजा क्रोएस उस वक्त का सबसे अमीर शासक माना जाता था। 547 ईसा पूर्व के आसपास साइरस ने इस युद्ध अभियान की शुरुआत की, लेकिन बीच में सर्दियां आ जाती हैं। उस लीडिया के राजा को लगा शायद ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन साइरस माना नहीं और अपना युद्ध अभियान जारी रखा और राजधानी सार्डिस को घेर लिया और कुछ हफ्तों में लीडिया को जीत लिया। लेकिन साइरस की सबसे बड़ी विजय अभी बाकी थी, वो थी बेबीलोन। 539 ईसा पूर्व में साइरस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे धनी शहर की ओर बढ़ा। बेबीलोन के पुजारी और व्यापारी अपने राजा से पहले ही नाराज थे। उन्होंने शहर के फाटक खोल दिए। साइरस शहर में विजेता की तरह नहीं बल्कि मुक्तदाता की तरह दाखिल हुआ। उसने एक असामान्य आदेश जारी किया। मिट्टी के एक बेलनाकार स्तंभ पर लिखा गया दस्तावेज, जिसे आज साइरस सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसमें साइरस ने अपने साम्राज्य के हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आजादी दी और निर्वासित लोगों को अपने घर वापस जाने की इजाजत दी, जिसमें बेबीलोन में बंधक बनाए गए यहूदी भी शामिल थे, जिन्हें यरूशलेम जाने की इजाजत दी गई। यहूदियों के धर्म पवित्र ग्रंथ हिब्रू बाइबल में भी साइरस का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। जब लगभग 530 ईसा पूर्व साइरस की मृत्यु हुई, उसका साम्राज्य इतिहास का अब सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। एजियन सागर के तट से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। पर गादे की में उसकी कब्र पे लिखा था, मैं साइरस हूँ, राजाओं का राजा। इस छोटे स्मारक को कभी खंडित मत करना। साइरस के बाद उसका बेटा कैम्बिसीज द्वितीय गद्दी पर बैठा और 525 ईसा पूर्व में मिस्र को जीत लिया। लेकिन 522 ईसा पूर्व में जब वो मिस्र से लौट रहा था तो रहस्यमय हालात में उसकी मृत्यु हो गई। इसी अफरा तफरी के बीच एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम था गौमाता, जिसने दावा किया कि वो कैम्बिसीज का भाई है। एक युवा सैन्य कमांडर दारियस को यकीन था कि ये धोखेबाज है। दारियस ने 6 अन्य कमांडरों के साथ मिलकर गौमाता को मार डाला और खुद को राजा घोषित कर दिया। अपनी वैधता साबित करने के लिए दारियस ने बेहस्तून की चट्टान पर एक विशाल शिलालेख उकेरवाया। ये 3 भाषाओं में लिखा हुआ संदेश बाद में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रॉल्सन के लिए प्राचीन यूनिकोन फॉर्म लिपि को समझने की कुंजी बना। दारियस केवल एक प्रचारक नहीं बल्कि एक असाधारण प्रशासक भी था। उसने साम्राज्य को लगभग 20 प्रांतों में बांटा और छत्रपों की नियुक्त की, लेकिन सैन्य कमांडर और शाही निरीक्षक सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे ताकि कोई छत्र बहुत ताकतवर न हो जाए। उसने रॉयल रोड बनवाई, सार्डिस से सूसा तक करीब 2700 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, जहां शाही संदेशवाहक कुछ ही दिनों के अंदर संदेश पहुंचा देते थे। उसने सोने का सिक्का दारिक चलाया, मानक के लिए वजन और माप स्थापित किए और अन्य भव्य राजधानियां जो साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक बनी उसे बनवाया। दारिश के शासन में फारस दुनिया का सबसे ताकतवर महाशक्ति बन चुका था, लेकिन साम्राज्य की पश्चिमी सीमा एक बिल्कुल अलग दुनिया से टकराने वाली थी, वो थी यूनान। एशिया माइनर के तट पर अयोनिया नाम की यूनानी भाषी शहर फारसी नियंत्रण में थे। 494 ईसा पूर्व तक फारसी सेनाओं ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन दारियस का लक्ष्य साफ था। 490 ईसा पूर्व में मैराथन के मैदान पर फारसी और यूनानी सेनाएं टकराईं। संख्या में से छोटी एथेंस सेना ने फारसी सेना को तोड़ दिया। हजारों फारसी सैनिक मारे गए, जबकि एथेंस ने कुछ 100 ही खोए थे। किंवदंतियों के अनुसार एक संदेशवाहक मैराथन के मैदान से एथेंस तक दौड़ा जीत की खबर देने के लिए और फिर थकान से मर गया। आज मैराथन दौड़ जो होती है इसी कहानी से प्रेरित बताई जाती है।
दारियश की मृत्यु के बाद यह मिशन उसके बेटे जक्सरीज के हाथों आया, जिसने उस समय की सबसे बड़ी सेना जुटाई, शायद 2 लाख सैनिक। 480 ईसा पूर्व में फारसी सेना यूनान में घुसी। थर्मोपिलीन के सकरे दर्रे पर स्पार्टन राजा लियोदिसाज ने 300 स्पार्टन योद्धाओं के साथ 3 दिनों तक फारसी सैनिकों को रोके रखा और अंत में सब मारे गए। जक्सरीज ने एथेंस पर मार्च किया और एक्रोपोलिस को जला दिया, लेकिन अंतिम फैसला समुद्र में हुआ। एथेंस के सेनापति ने फारसी बेड़े को सलामिस के सकरे रास्ते पर फंसा दिया, जहां यूनानी सेना ने उसे तबाह कर दिया। अगले साल पाल्टा में बची हुई फारसी सेना भी हार गई। फारस ने फिर कभी यूनान पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। यूनान के साथ युद्धों ने फारसी साम्राज्य को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। दरबारी खींचतान, हत्याएं और साजिशें बढ़ती जा रही थी। इसी दौर में मैसेडोनिया नाम का एक छोटा सा राज्य चुपचाप अपनी ताकत जुटा रहा था। राजा फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद गद्दी उसके युवा बेटे सिकंदर को मिली। 333 ईसा पूर्व में इसूस की लड़ाई में उसका सीधे सामना फारसी राजा दारियस द्वितीय से हुआ और घुड़सवार हमले में फारसी सेना टूट गई। अंतिम निर्णायक लड़ाई 331 ईसा पूर्व में गागामेला में मैदान में हुई, जहां फारसी सेना पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बेबीलोन और सूसा ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर परसेपोलिस पहुंचा। 330 ईसा पूर्व में परसेपोलिस के महलों को आग लगा दी गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एथेंस के जलाए जाने का बदला लेने के लिए, तो कुछ के अनुसार एक शराबी दावत के दौरान अचानक हुआ हादसा था। साइरस और दारियस ने 2 सदियों में जो साम्राज्य बनाया था वो एक पीढ़ी में ही ठह गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर खुद भी बदल रहा था। जितना वो फारस के भीतर गया, उतना ही उसे फारसी संस्कृति अपनानी शुरू कर दी। फारसी शाही पोशाक पहनी, ईरानी अधिकारियों को प्रशासन में शामिल किया, फारसी दरबारी रीति रिवाज अपनाए और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मात्र 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त तक उसका कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं था। उसके सेनापतियों में साम्राज्य को बांटने के लिए युद्ध छिड़ गया। अंततः ईरान और पूर्वी क्षेत्र सेल्यूकस नाम के सेनापति के नियंत्रण में आया, जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूसिड शासकों ने ईरान को न केवल शासित किया, बल्कि उसे नया रूप देने की कोशिश की। यूनानियों ने बसने वालों को व्यवस्थित रूप से ईरानी पठार पर बसाया, नए शहर बनाए, प्रशासन की भाषा यूनानी बन गई। लेकिन शहरों की दीवार के बाहर गांव और देहात में एक अलग दुनिया कायम थी। जोरास्ट्रियन अग्नि मंदिर जो अब भी जल रहे थे, स्थानीय भाषा और परंपराएं जिंदा थी। सेल्यूसिड साम्राज्य इतना विशाल था कि पूर्वी क्षेत्र पर उसकी अपनी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। इसी माहौल में पर्शिया क्षेत्र में पांडी नाम के एक मशहूर घुमंतू ईरानी कबीले का उभार हुआ, जिसका नेता था अरशेस। लगभग 247 ईसा पूर्व में अरशेस ने पर्शिया के सेल्यूसिड गवर्नर को हरा दिया और अरसादिद वंश की नींव रख दी। लगभग 1 सदी तक पर्शियन राज सतर्क रहा, फिर मिथ्रादातोस प्रथम के नेतृत्व में तेजी से फैला। 141 ईसा पूर्व तक पर्शियन शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्होंने सेल्यूसिड राजा को युद्ध के मैदान में बंदी बना लिया। पर्शियन साम्राज्य की खासियत सिर्फ सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि उसकी अनोखी राजनीतिक व्यवस्था थी। उसने शक्तिशाली परिवारों को बड़े इलाकों के नियंत्रित करने के लिए दे दिया। उसने अपनी घुड़सवार सेनाएं रखी। पर्शियन राजधानी सिटी सिफकॉन में इवॉन नाम की एक स्थापित शैली की विकसित की गई, जो बाद में फारसी और इस्लामी वास्तुकला की अहम विशेषता बनी। पहली सदी ईसा पूर्व तक पर्शियन साम्राज्य पश्चिम में यूफ्रेटिस नदी तक फैल चुका था। उसके आगे उभर रहा था रोम। 53 ईसा पूर्व में रोमन राजनेता क्रैकस 40,000 सैनिकों के साथ मेसोपोटामिया में घुसा दिया गया। पर्शियन सेनापति सुरेना ने कर्राय नामक स्थान पर उसका सामना घुड़सवार धनुषधारियों से किया, जो दूरी बनाए रखते हुए लगातार तीर चलाते रहे और ऊंट सवार सहायकों से तीरों की निरंतर आपूर्ति पाते रहे। 20,000 रोमन सैनिक मारे गए और क्रैकस खुद भी मारा गया। ये रोम के लिए एक अपमानजनक हार थी। अगली 2 पीढ़ियों तक रोम और पर्शिया के बीच युद्ध चलते रहे, पर सीमा ज्यादा बदली नहीं। रोम पैदल सेना में मौजूद था, पर्शिया घुड़सवार युद्ध कला में बेजोड़ था। लेकिन अंततः
पर्शियन साम्राज्य को नष्ट करने वाला दुश्मन रोम नहीं बल्कि ईरान के भीतर ही उठा। तीसरी सदी ईसा पूर्व तक पर्शियन सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। इसी दौरान अर्दशीर नाम के एक महत्वाकांक्षी नेता ने ताकत जुटाई। 224 ईसा पूर्व में होमुर्जगान की लड़ाई में उसने पर्शियन राजा को हरा दिया और मार डाला और सनसानी साम्राज्य की नींव रखी। पर्शियन ढीली सामंती व्यवस्था के विपरीत सनसानी शासकों ने जानबूझकर एक मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र बनाया। उन्होंने प्राचीन अनमैकिड परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए खुद को शहंशाह घोषित कर दिया। जोराष्ट्रियन धर्म को आधिकारिक या कहीं आधिकारिक राजधर्म का दर्जा दे दी गया। अर्दशीर के बाद उसके बेटे शापुर प्रथम ने पश्चिम की ओर विस्तार किया। 260 ईसा पूर्व में एडोस की लड़ाई में रोमन सम्राट वैलेरियन खुद को युद्ध भूमि पर बंदी बना लिया गया और उस वक्त यह दुर्लभ क्षण था। तब तक किसी भी शासनानत रोम सम्राट को दुश्मन ने मैदान में बंदी नहीं बनाया था। छठी शताब्दी में खुसरो प्रथम, जिन्हें अनुशवीर यानी अमर आत्मा की उपाधि मिली थी, वो अपने समय में सनसनी सभ्यता को शिखर पर ले जाते हैं। उसके शासन में गुंडाशापुर शहर को एक प्रसिद्ध अकादमिक स्थापित की गई, जहां यूनानी चिकित्सक, भारतीय गणितज्ञ और फारसी विद्वानों एक साथ काम करते थे। शतरंज और पोलो जैसे खेल इसी दौर में लोकप्रिय हुए, जो बाद में पश्चिम तक पहुंचे। सनसानी साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती देने वाला पश्चिम का साम्राज्य बिजान्टिन था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी राजा खुसरो द्वितीय ने जेरूसलम, मिस्र और बिजान्टिन क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जीत लिया, पर बिजान्टिन के सम्राट हेराक्लिस ने जवाबी हमले में फारसी सेनाओं को हरा दिया। युद्ध के अंत में दोनों साम्राज्य पूरी तरह थक चुके थे और ठीक इसी क्षण अरब रेगिस्तान में एक नई ताकत उठ रही थी। 7वीं सदी की शुरुआत तक सनसानी साम्राज्य के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। कुछ ही सालों में 8 अलग अलग शासक गद्दी पर बैठे और इन्हीं दौरान अरब कबीले इस्लाम की तरफ एकजुट हो चुके थे। 636 ईस्वी में फुटयूज नदी के आसपास कल कदीश की निर्णायक लड़ाई हुई। एक भयंकर रेतीले तूफान ने युद्ध भूमि को ढक दिया। फारसी सेनापति रोस्तम खुद मारा गया और फारसी सेना टूट गई। इसके बाद अरब सेनाओं का रास्ता फारसी राजधानी सिटी सिफकौन तक खुल गया। युवा राजा यदेगर्द तृतीय ने पूर्व की ओर भागता रहा और मदद जुटाने की कोशिश करता रहा। 642 ईस्वी में निहानबंद की लड़ाई में अंतिम बार फारसी सेना भी हार गई और अरबों ने जीतों की जीत इसे बताया। 4 सदियों तक सनसानी साम्राज्य जो चला था उसका शासन खत्म हो गया। पर यह जीत केवल राजनीतिक बलदाव नहीं थी, एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन भी था। लाखों जोराष्ट्रियन ईरानियों को अब एक नई धार्मिक व्यवस्था का सामना करना पड़ा। गैर मुसलमानों को अपना धर्म मानने के लिए इजाजत थी, पर जिज्या यानी जजिया कर का विशेष कर देना पड़ता था। यहाँ तक कि जो ईरानी इस्लाम अपना कबूल कर लेते उन्हें मवाली यानी दोयम दर्जे का दर्जा मिलता था। इस असमानता ने असंतोष पैदा किया, खास करके खुरासान क्षेत्र में। 750 ईस्वी में अब्बासी क्रांति ने उमैयद खिलाफत को उखाड़ फेंका। इस आंदोलन के सबसे बड़े सैन्य नेता बने अबू मुस्लिम। लगभग निश्चित रूप से ईरानी मूल के थे और अपनी सेनाएं मुख्यतः खुरासान के ईरानी मुसलमानों पर टिकी रखी। अब्बासियों ने अपनी नई राजधानी बगदाद में बनाई, जो फारसी दुनिया के बेहद करीब थी। यहाँ से फारसी प्रभाव फिर से उठने लगा। ईरानी प्रशासकों और विद्वानों अब्बासी सरकार में अहम पदों पर आ गए। 9वीं सदी तक अब्बासी केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी और असली ताकत क्षेत्रीय वंशों के हाथ पर आने लगी। पूर्वी ईरान और मध्य एशिया में समानी वंश का उभार हुआ, जिनका दरबार बुखारा में था। ये शहर फारसी संस्कृति के पुनरुत्थान का केंद्र बन गया। यहाँ फारसी भाषा को एक नया साहित्य रूप मिला, नई फारसी। इसी माहौल में एक महान कवि फिरदौस भी उभरे। उसने करीब 30 साल लगातार शाहीनामा यानी राजाओं की किताब लिखी। करीब 60,000 पंक्तियों की एक विशाल काव्य रचना, जो षष्ठी से लेकर अरब विजय तक ईरान के पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को कहती है। ये केवल एक कविता नहीं, एक फारसी पहचान और संस्कृति का पुनरुत्थान था। इसी दौर में इब्न सीना जैसे असाधारण विद्वान उभरे, जिनकी चिकित्सक बुक कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप के विश्वविद्यालयों में 17वीं शताब्दी तक पाठ्यक्रम या कहें पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल होती रही। अल बरूनी जैसे विद्वान ने गणित, खगोल शास्त्र और भूगोल को असाधारण काम किया। फारसी भाषा और साहित्य का अब इस्लामी दुनिया में फैल रहा था। फारस राजनीतिक रूप से हार चुका था, पर सांस्कृतिक रूप से फिर से जीत रहा था। 10वीं और 11वीं सदी तक मध्य एशिया के मैदानों से तुर्किश कबीले दक्षिण पश्चिमी की ओर बढ़ने लगे। गजनी का महमूद पहला बड़ा तुर्किश शासक था, जिसने अफगानिस्तान से लेकर ईरान और उत्तरी भारत तक एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, पर उसका दरबार
परिवार फारसी संस्कृत के गहराई से प्रभावित रहा। यह एक दिलचस्प विरोधाभास था। विजेता तुर्क था पर संस्कृति और प्रतिष्ठा फारसी ही थी। 1040 ईस्वी तक सेल्यूजक तुर्किश संघ ने गजनियों को हरा दिया और तेजी से ईरान इराक तक फैल गया। सेल्जुकों ने फारसी प्रशासकों की नियुक्त किया। उनका सबसे प्रसिद्ध वजीर निजामुल मुल्क एक शानदार फारसी नौकरशाह था जिसने सियासतनामा नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और निजामिया मदरसों की स्थापना की। इसी दौर में उमर ख़याम जैसे कवि गणितज्ञ ने फारसी कविता को एक अनूठी शैली थी। पर सेल्यूस साम्राज्य भी आंतरिक संघर्षों से कमज़ोर पड़ने लगा। इसी कमजोरी के दौरान मध्य एशिया के पूर्वी धरती पर एक नई और बेहद भयावह ताकत उभरी जिनका नाम था मंगोल। 1219 ईस्वी में चंगेज़ खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला कर दिया। पूर्व निशापुर जैसे शहर को पूरी तरह मिटा दिया गया। आबादी का बड़ा हिस्सा कत्ले आम कर दिया गया। सिंचाई की भूमिगत नहर व्यवस्था कनात को नष्ट कर दिया गया जिससे उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगी। केवल राजनीतिक हार नहीं थी बल्कि सभ्यतागत तबाही थी। पर वही पुराना पैटर्न दोहराया गया। चंगेज़ खान के पोते हुलागू खान ने ईरान के इलमेट खान नाम की जगह पर मंगोल राज्य स्थापित किया और कुछ पीढ़ियों के भीतर ही मंगोल शासक खुद इस्लाम अपनाने लगे और फारसी संस्कृत को संरक्षण देने लगे। रिकवरी धीमी और दर्दनाक थी फिर भी ईरानी सभ्यता बच गई। बाद में तैमूर के क्रूर सैन्य अभियानों ने फारस को झकझोरा। ये एक कह सकते हैं दुखद दौर था। अंततः फारसी संस्कृत के पुनरुत्थान का वजह भी बना। समरकंद और हेरात जैसे शहर फारसी साहित्य और विज्ञान और कला का केंद्र बन गए। इस दौर के बाद ईरान फिर राजनीतिक विखंडन का शिकार हो गया। इसी अस्थिरता के बीच उत्तर पश्चिमी शहर अर्दबिल में एक सूफी आध्यात्मिक संप्रदाय सफावी सिलसिला मौजूद था। समय के साथ ये संप्रदाय सैन्यीकृत होने लगा। इसके अनुयायी 12 तह वाला लाल सिर वस्त्र पहनते थे जो 12 शिया इमामों का प्रतीक था, इसलिए उन्हें किजलबाश यानी लाल सिर कहा जाता था। 1487 ईस्वी में इस आंदोलन ने एक बाल नेता पैदा हुआ, इस्माइल। सिर्फ 14 साल की उम्र में इस्माइल ने सैन्य अभियान शुरू किया और 1501 ईस्वी में तरबीज शहर जीतकर खुद को ईरान का शाह घोषित कर दिया। इसके बाद सफावी वंश की शुरुआत हुई। पर इस्माइल का सबसे क्रांतिकारी फैसला राजनीतिक नहीं था बल्कि धार्मिक था। उसने 12वीं शिया इस्लाम को ईरान का आधिकारिक राजधर्म घोषित किया, जबकि उस समय ईरान की अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम थी। इस धार्मिक बदलाव का तुरंत असर हुआ। पश्चिम में पहले से मौजूद शक्तिशाली सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य ने सफावी ईरान को एक वैचारिक और राजनीतिक रूप से खतरा माना। 1514 ईस्वी में चलदरीन की लड़ाई में ऑटोमन सुल्तान सलीम प्रथम ने आधुनिक तोपों और बंदूकों से लैस सेना ने सफावी घुड़सवारों को भारी हरा दिया। इस हार के बावजूद सफावी राज्य ढहा नहीं। इस्माइल ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बनाई वो थी ईरान की विशिष्ट धार्मिक पहचान। 12वीं शिया इस्लाम अब ईरान सभ्यता के केंद्रीय तत्व बन चुका था। सफावी दौर का असली स्वर्णिम काल आया शाह अब्बास महान के शासन में, जब इस्फहान दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बन गया। 18वीं और 19वीं सदी तक ईरान पर कजार वंश का शासन था, जबकि बाहर रूस उत्तर से और ब्रिटेन दक्षिण से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। इसी प्रतिस्पर्धा को इतिहासकारों ने द ग्रेट गेम कहा। 1906 में ईरानियों ने विद्रोह कर शाह को संविधान और संसद स्वीकार करने पर मजबूर किया। ये क्षेत्र पहले संवैधानिक आंदोलनों में से एक था। 1921 में सैन्य अधिकारी रजा खान ने तख्ता पलट किया और 1925 में कजार वंश को औपचारिक रूप से समाप्त कर खुद को रजा शाह पहलवी घोषित कर दिया। उसने सड़कें, रेलवे और आधुनिक संस्थान बनाए और 1935 में देश को नाम आधिकारिक रूप से बदलकर ईरान कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला किया और रजा शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसका बेटा मोहम्मद शाह रजा पहलवी नया शासक बना। 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुश्दिक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ब्रिटेन नाराज हो गया और 1953 में CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक तख्ता पलट किया। मुसद्दिक को हटाया गया और शाह की सत्ता बहाल की गई। इस घटना को ईरानी राजनीति पर गहरा और स्थायी असर पड़ा। शाह ने आधुनिकीकरण को तेज किया, दमन के लिए गुप्त पुलिस का इस्तेमाल किया, जिससे असमानता और राजनीतिक असंतोष बढ़ता गया। 1978 में देश में प्रदर्शन और हड़तालें होने लगी। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर चला गया और अयातुल्ला
रुहुल्लाह खुमैनी निर्वासन से वापस तेहरान लौटे। फरवरी 1979 में राजशाही औपचारिक रूप से खत्म हो गई और ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इस क्रांति ने केवल एक वंश को नहीं गिराया बल्कि इसने 2500 साल पुरानी राजशाही परंपरा को समाप्त कर दिया। नई व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता धार्मिक नेतृत्व के साथ जुड़ गई और ईरान एक धर्मांतरी गणराज्य बन गया। इसके बाद अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। तेहरान पर अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ, संबंध टूट गए। इसके बाद ईरान इराक के 7-8 साल तक चले खूनी युद्ध में उलझा रहा। परमाणु समझौते और कूटनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद अमेरिका के साथ तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और आज भी ये क्षेत्रीय तनाव दुनिया के लिए संवेदनशील भू राजनीतिक जगहों में से एक बना हुआ है। 25 सदियों के इस लंबे सफर में ईरान ने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा। यूनानी आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए। हर दौर में विजेता ने सोचा कि फारस अब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ और ही हुआ। फारस टूटकर बिखरने के बजाय अपने विजेताओं को ही अपने भीतर समाहित करता गया। उसकी भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म सब अपने रंग में ढलता गया। रूमी और हाफिज की कविता जो अक्सर विदेशी शासन के दौर में लिखी गई, पूरी इस्लामिक दुनिया की साहित्यिक विरासत बन गई। जो सभ्यता इतिहास के हिसाब से कब की मिट जानी चाहिए थी, वो खुद अपने विजेताओं को अपने में समाहित करती गई। और यही वजह है कि आज भी हजारों साल बाद ये सभ्यता जिंदा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।